सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। आज फिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे दादा, आपके दादा, हम सब के सहाफ़त के, ब्रॉडकास्ट मीडिया के, हर चीज़ के, हमारे दिलों के दादा, रज़ी दादा। थैंक यू रज़ी दादा, फिर आज टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया, आप अपने इतनी मोहब्बत से अपने स्टूडियो में इनवाइट नहीं, हमने इनवाइट क्या करना है, हमारे नसीब है कि अगर आप आ जाते हैं और आपका एक बहुत बड़ा ऑरा आपके साथ चल के आता है। आपकी मोहब्बत। लेकिन लम्स में क्या हो गया कल, ये क्या कहानी चल रही है? लम्स से लंदन तक कहाँ मूवी आ रही है? कहानी जो है, मूवी नहीं है ये, कहानी जो है ये लंदन तक अधूरी रह जाएगी अगर हम लंदन ना साथ में जोड़ें। ठीक है, देखिए कल जो वो जो हुआ है ना परसों मुजाहिरा लंदन के अंदर, और जिसमें अफ़गानियों की मदद से 51 से ज़्यादा लोग नहीं आए, वो वहाँ पे पीटीआई के ख़ात्मे का ऐलान था लंदन में। अब वो इतना बड़ा सेटबैक था, उसको कवर करने के लिए लम्स बर्पा किया गया। ठीक है। और मैं ये पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ अपने विलाग में, जो कि अभी नशर नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा, लेकिन आज मैं उसकी यकीन दहानी करवा दूँ। मैंने को हफ़्ता पहले भी इसके ऊपर एक विलाग किया था कि जनरल अहमद शरीफ साहब वाहिद जर्नैल हैं जिनका नाम लेके इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने तनकीद की है। वरना वो हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब पे तनकीद करते हैं, ठीक है, या अहमद शरीफ साहब पे करते हैं। तो देखना पड़ेगा कि अहमद शरीफ साहब वो तीली कौन सी लगा रहे हैं जो कि बानी पीटीआई को अडयाला में चैन से नहीं बैठने दे रही। ठीक है, इससे कबल जनाब नियाज़ी साहब का ख्याल था कि यूथ उनकी डोमेन है जी, उनसे वो मुखातब हो सकते हैं, लगता था उन्हें। यूथ जो है वो उनके कहने पे चलती है। तो पहला उनका जो डाउनफॉल था वो तब हुआ कि जब उन्होंने कहा करते थे ना कि ओवरसीज़ तो मेरी डोमेन है, उन्होंने ओवरसीज़ से कहा कि जी आपने पैसे नहीं भेजने, और उनकी इस अपील के बाद अगले महीने 26 से 30% इजाफा हो गया। रिकॉर्ड हो गया जी। तो रिवर्स हुआ ना, मुंह पे लगी ना आके। तो दूसरा सेटबैक उन्हें ये हुआ कि ये जो अहमद शरीफ साहब जो हैं, मैं 2-3 ऐसे इवेंट्स पे गया हूँ जहाँ पे वो आके तलबा से बराह रास्त मुखातब होते हैं, सख्त से सख्त सवाल सुनते हैं और उसका मुनासिब और पोलाइट जवाब देते हैं। एक तो उनका जाना ही जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, पब्लिक में जा रहे हैं जी, और पब्लिक में जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातें सुनते हैं, उनको बात करते हैं। फिर उन्होंने जुगत भी बड़ी क्लासिक करवानी आती, ये भी है। ठीक है, बिल्कुल। आप उनके सामने बैठ जाएं, वो आपको कायल करके उठाएंगे किसी भी मौजू के ऊपर। उनके साथ डायलॉग करें, तजुर्बा करके देख लीजिएगा कहीं, तो वो आपको उस मौजू के ऊपर कायल करके उठाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी बात जो जहन में रखनी चाहिए कि वो अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हैं, अपने प्रोफेशनल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हराइजन है, उसके अंदर रहते हैं। अब वो जाना शुरू हो गए हैं फ्रीक्वेंटली, कभी वो KPK में जा रहे हैं, कभी वो मर्दान में यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कभी वो बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कभी वो IBA कराची में जा रहे हैं, और कभी वो लाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, एक तो IBA कराची के अंदर जहाँ पे कि मैं समझता हूँ ज़्यादा हमारी नुमाइंदगी है हमारी मिडिल क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की, वहाँ पे जाना और इतना वार्म वेलकम लेके वापस आना, इसके ऊपर भी बहुत दुखी थी पीटीआई जी। ठीक है, बहुत अफसोस था उन्हें, बहुत उनको दुख था। तो वो दुख अब, और फिर लंदन का शिकस्त हो गई जी। और ये दूसरी मुसलसल शिकस्त थी उनके बयानिए को। तो उसके बाद फिर लम्स के अंदर होना बनता था। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, अभी आप गूगल करें लम्स के अंदर एनरोलमेंट कितनी है, ठीक है, उस एनरोलमेंट में से सिर्फ 3 दर्जन लोग निकले। इसका मतलब ये है कि लंदन वाले जो 51 लोग थे, जिनमें 35 से ज़ायद अफ़गानी थे, और ये सिर्फ 13 अडल्ट और 3 बच्चे इकट्ठे कर पाए हैं वहाँ पे।
वहां से बात गिरती गिरती पाकिस्तान में भी 3 दर्जन पे आ गई है। मैं एग्री करता हूँ। ये तशवीशनाक बात है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, वो ये है कि उन्होंने लंदन में मुजाहरा ना करके एक दफ़ा फिर अपना CV पेश किया है कि हम खिदमत के लिए हाजिर हैं, देखें आपके ख़िलाफ़ हमने मुजाहरा नहीं किया। वो होता है ना बचपन में बच्चा जो होता है ना वालिदैन से ज़िद कर रहा होता है, तो उसका जो आखिरी हथियार होता है ना, तो वो ये होता है मतलब कि मैं मारे जाऊं, मैं मारी जाऊंगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये बात मारे जाने के ऊपर उतर गई है। ठीक है ना, इम्मी बच्चा है ना, तो वो मारी जाऊं मैं, मामा मैं मारी जाऊं। अच्छा, उसका ख्याल होता है कि माँ ब्लैकमेल हो जाएगी। अच्छा, माँ को पता होता है ये बदमाश है, जाली रोना रो रहा है, इसकी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन उसने री लगाई होती है। और बाप तो वैसे ही बड़ा सख्त होता है। हाँ, नहीं, आप उस फ्रॉडिये बच्चे का अंदाजा करें कि उसने मुंह से आवाज़ रोने की निकाल रहा होता है, लेकिन आंखों में आंसू नहीं होते और आंखों से इधर उधर देख भी रहा होता है। ठीक है ना। ये अगर आप इमी का पॉलिटिकल बिहेवियर देखें ना, एग्जैक्टली उस बच्चे जैसा है। कभी वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, कभी वो कहता है मुझे कुछ हो जाएगा, कभी उसकी बहनें आगे कहती हैं कि उसको जनाब ये कर दिया है, उसको तो कैद तन्हाई में डाला हुआ था। वो पता चला कि तन्हाई, कैद तन्हाई वो वाली नहीं थी जो होती है, वो बुशरा बीबी से तन्हा किया हुआ था उनको। अरे हाय हाय हाय, बिल्कुल। ठीक है, दर्द मंद है तो मेरा मतलब है इसके ऊपर तो दिल पसीजता है ना यार। इस पे तो दर्द हुआ मुझे भी। ठीक है, भले उन्होंने हमें उंगली से इशारा किया था है ना, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि अगर जेल मैनुअल इजाज़त देते हैं, और देते हैं, जेल मैनुअल ये इजाज़त देते हैं कि उनको मियाँ बीवी को अलग में मिलने की इजाज़त दी जाए, तो वो मेरा ख्याल 15 दिन या महीने के बाद एक दफ़ा होती है, तो वो दी जानी चाहिए। मैं तो मुराद सईद को भी दिलवाए ना। अच्छा, नहीं यार, कटवा दूंगा। ठीक है, ये मैं कटवा दूंगा। अच्छा, वो वैसे आपको पता है जी, मुराद सईद की मुलाकात हुई है मिशाल यूसुफजई से। अच्छा। और हुई भी ऐसी जगह पे है जो प्रोटेक्टेड होती है, मतलब जैसे आप कहें, मतलब जैसे यार जैसे DHA है कोई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। किसी DHA में मुलाकात हुई, सेफ हाउस टाइप की जगह कोई जी। इनका और मौजू, अब आप कहेंगे मौजू क्या था? हाँ जी। मौजू ज़ेरे बहस रहा कि पोस्ट गंडा सिंह सिनेरियो क्या होगा। ओके। कि गंडा सिंह इज ऑन हिज वे आउट, ठीक है, तो उसके बाद का सिनेरियो जो है वो किस तरह जमाया जाएगा, यानी कि चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पे जा चुकी हैं। अच्छा, क्या बात है। इसके साथ अगर आप चिप इन करें कि हाफिज शाह साहब का एक दौरा हुआ है अभी, क्या कमाल तस्वीरें आई हैं, ऐसे सीने चौड़े हो गए, 25 करोड़ पाकिस्तानी तन गए। तो ये कहीं PTI को उसका भी तो नहीं, लेकिन कहीं आग भी तो लगी है ना, उन तस्वीरों नहीं तो आग लाई है, उन्हीं का मसला है, उन्हीं का मसाइल है। फिर दूसरी बात ये है कि वहाँ पे अपनी तमाम तर माइट के बावजूद कि हम वहाँ के बदमाश होते हैं, आप इतना आपके अंदर हौसला था तो जाके करते ना वहाँ पे आर्मी के ऑफिस के बाहर, जो वहाँ का GHQ था। बिल्कुल है। यहाँ पे तो आप GHQ के बाहर जाके तोड़ फोड़ करना अपना फंडामेंटल राइट समझते हैं, और यहाँ पे वो जो हैं मौसूफ, क्या नाम है, सलमान अकरम राय साहब जी, आर्टिकल 15 इजाज़त देता है। भाई आर्टिकल 15 के साथ जो दीगर कंडीशनें लिखी हुई हैं वो भी तो भाई पढ़ के सुना ना। सही बात। आर्टिकल 19 जो बोलने की इजाज़त देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन उसके अंदर जो कंडीशनें लिखी हुई हैं वो भी तो पढ़ के बताए ना हकीकतन कि ये हदूदों का यूद है। हकूक की हर कोई बात करता है, फ़राइज़ की कोई बात नहीं करता। बिल्कुल, ठीक है, आपको हकूक मिलेंगे, लेकिन आपने भी तो कुछ फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं ना। अब वो जो हैं, मेरा मतलब है कि वहाँ पे करते ना जाके वहाँ के GHQ के सामने मुजाहरा करते जी, मर्दाना, अगर मर्दाना चलिए वहाँ पे नहीं किया तो पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने ही मुजाहरा कर लेते। एक आपने बात नोट की है कि वहाँ पे जो मुजाहिरीन थे, PTI का यूथड़ हो और यूथनी हो, और वो आके कैमरे को फेस ना करे और जर्नलिस्ट से लड़ाई ना करे और उसे लिफाफा ना कहे, ये नहीं हो सकता। नहीं, कोई वजह हम गुज़िश्ता कम से कम 13 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे माफ कर दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा आखिरी से। फिर वही है बस, ठीक है ना, बच्चा भाग गया। वो जो है PTI का कारकुन हो या कारकुनी हो, और वो मुजाहरे में जाए और मुजाहरे में आए हुए मीडिया से
खै बखै ना करे, ये नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो उस दिन 51 मुजाहिरीन थे वो सारे के सारे अंदर को मुंह करके खड़े थे। उन्होंने जाके उनको हलाया जुलाया भी है कि बोलो बोलो, उन्होंने मुंह मुड़ के भी नहीं देखा और मास्क चढ़ाए हुए थे, ठीक है ना। मेरा मतलब है ये तो हमें बताते थे कि ओवरसीज का सारा डायस्पोरा जो है वो तो हाफिज साहब के खिलाफ जो है उधार खाए बैठा है। वो लंदन की सड़कों के ऊपर तो बेहतरीन मौका था। बानी पीटीआई ने कहा हुआ है ना कि 20,000 लोग सड़कों पे निकल आए तो ये हो जाता है, तो निकाल लेते वहां पे 20,000 लोग। 15 लाख लोग रहते हैं यार बरतानिया के अंदर, 20,000 पाकिस्तानी। 20,000 नहीं पूरे हुए, ठीक है ना, 20 पूरे नहीं हुए, 20,000 को तो हम छोड़े, तो अफसोस ही कर सकते हैं। अफगानियों को किराए पे लाना पड़ा। यार क्या दौर आ गया यार वैसे। और ऊपर से जो हाफिज साहब ने भी अफगानियों के साथ जो आपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था जो इनकी स्मगलिंग रोकी है, हाँ, तो फिर और तकलीफ स्मगलिंग भी रोकी है। और अब हम दोबारा से उनकी डिपोर्टेशन भी शुरू कर रहे हैं और इस वक्त वो पूरी दुनिया में तत्ते तवे पे बैठे हुए हैं कि किस तरह डिपोर्ट ना किया जाए। लेकिन वो जो वहाँ पे जो हुआ है कि उन लोगों ने ना सिर्फ के कैमरों को फेस नहीं किया बल्कि उन्होंने अपना मुंह छुपाया है, तो नजर आ गया जी। अब तो अवामी फैसला है। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा चिप इन करें कि एक खास किस्म के जो तहरीक इंसाफ के सहाफ़ी हैं जो अब मुल्क बदर भी हुए हैं, इन्होंने गाड़ियों में बैठ के वीडियोस बनाई, इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ, ये क्या प्रॉब्लम थी? ये क्यों नहीं शामिल हुए प्रोटेस्ट के अंदर कवर करने के लिए? अच्छा, इस बात की मुझे भी समझ नहीं आई। इस पे अफसार आलम साहब का तबसरा बड़ा कमाल का है। वो कहते हैं कि ये लोग जो है ना ये वल्चर है, गिद्ध हैं, ये लोगों के बच्चों को उभारते हैं, इंस्टिगेट करते हैं कि आप मुजाहिरों में जाओ और लोगों के बच्चे पकड़े जाएं, मारे जाएं और उसके इवज ये डॉलर कमाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये डॉलर माफिया जो है, अब देखिए फरार के दौरान भी उसने कोई दिन स्किप नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। वीडियो से उस दिन भी मौसूफ ने गाड़ी में बैठ के कहा कि जैसे साबित करने की कोशिश की जैसे मैं मुजाहरे के पास आया हुआ हूँ और मैं गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल जी, ऐसे। हालांकि वो फेक थी, वो मुजाहरे के करीब भी नहीं फटके, कहीं दूर दूर से ही वैसे घूम फिर रहे थे। हाँ, मतलब जहाँ पे वो करके गए हैं, अंडरटेकिंग दे के गए होंगे, उसका भी तो तकाजा होगा ना। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। हाँ, तो इसलिए भाईजान बहुत सारी चीज़ें बेनकाब हो रही हैं और मछली जो है पानी में आती है, कांटे के साथ जो है वो चोहलें करती है, आंख मचोली खेलती है, ठीक है, लेकिन जब कांटा निगल लेती है तो फिर उसने बाहर आना होता है पानी के, और पानी के बाहर आने के बाद वो फिर तड़पती है। ओके। इस वक्त यूथरों की हालत उस मछली की है जो जल बिन मछली नहीं ऐसे तड़पों के जैसे जल बिन मछली, वो बाहर फेंका है उनको और वो वहां पे तड़प रहे हैं। क्या बात है। ठीक है। और देखिए रिचर्ड गर्नेल पिट गया, खत्म। अब जो और वो हायर किया है, सस्ते दामों मिल गया, और ज़ल्मे वो मेरे मुंह से और कुछ निकलने लगा था, खलीलज़ाद। अच्छा, ज़ल्मे खलीलज़ाद दो रह गए इनके ये पास। इसकी पूरी हिस्ट्री है इस बंदे की पाकिस्तान के हाँ, वो मतलब पिछली अफगान वार के अंदर भी और इस अफगान वार के अंदर भी वो इसकी हिस्ट्री है। वो आम लोगों को पता है, रोजाने अमूमी तौर पे लोगों को पता है, इसलिए दोहराने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि हर चीज़ नाकाम हो रही है। वैसे यार आपस की बात है, ये मौसूफ की आज तक कोई चीज़ कामयाब भी हुई है? इन्होंने लॉन्ग मार्च किया कि मैं हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब की तकरीर रुकवाऊँगा, वो चीफ लग गए। ठीक है, रास्ते में ड्रामा किया, आपको पता है वो जो वजीराबाद में ड्रामा किया था, जी, उसकी जो प्रोसीडिंग है, उस केस की जो समाअत है वो आखिरी मराहल में पहुंच गई है। उसमें 2 गवाह इन्होंने दर्ज नहीं करवाए जो कि मौके पे मौजूद थे। अच्छा। ट्रक पे चढ़े हुए थे। एक जनाबे फवाद चौधरी साहब और दूसरे जनाबे शहबाज गिल साहब। ओके। ये ट्रक पे मौजूद होने के बावजूद भी इन्होंने गवाहों की फहरिस्त में नहीं डाले। ओके। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन्होंने कोई आध एक सेंचुरी के करीब गवाह दिए थे
जिनमें से बेशतर लोगों ने आने से इनकार कर दिया। इमरान इस्माइल साहब से पूछना जिनकी शलवार में से गोलियां निकली, 5 निकली थी यार। गोलियां निकली, वैसे टेक्निकली 5 कैसे निकल सकती हैं? बड़ा परेशान था मैं भी, मतलब अकल दंग रह जाती है यार। और किसी की गोद में से गोलियां निकल रही हैं, किसी की शलवार में से निकल रही हैं, किसी की कमीज में से निकल रही हैं, और गोली की डायरेक्शन जो है कि वो पहले यूं जाती है फिर यूं जाती है। तो मैं नीचे ना होता तो मेरे ऊपर से निकली यार, यूं जाती। रिफ्लेक्सेस देखे कहते हैं मेरे ऊपर आ रही थी, मैं नीचे हो गया तो ऊपर से निकल गई यार। आप सोचिए, और यूथर्ड ने यकीन किया वो। आप देखिए मजे की बात ये है कि वो आए उस प्लस्तर की किस्मत, क्या बात है, जो 6 माह कप्तान की टांग पे चढ़ के बैठा रहा, ठीक है ना। और फिर उसको जिस तरह से समी इब्राहिम साहब ने उस प्लस्तर को की ट्रॉफी बनाया। और यार वैसे एक थप्पड़ लगा और प्लस्तर उतर गया। क्या बात है। एक मैं कहता हूँ वो, मैं तो पिछले दिनों ना मेरे जोड़ों में सर्दियों में दर्दें आ जाती हैं ना दोबारा, तो मैं सोच रहा था कि वो रेंजर के उसी इंस्पेक्टर से रब्ता किया जाए कि यार एक थप्पड़ लगा दे खान साहब को, जिसकी ट्रीटमेंट जिसने ट्रीटमेंट दी थी खान साहब को, उन्हीं की खिदमात में हासिल कर दी जाए। मतलब कि किसी साहब को कह के कि जनाब वो जो इंस्पेक्टर था उसको भेज दे। यार 6 माह वो बंदा झूठ बोलता रहा है, कीड़े पड़ गए होंगे प्लस्तर में अदील भाई। 6 माह वो बंदा जाली प्लस्तर बैठा रहा है। हत्ता कि ये सुहेल अहमद हैं अजीजी, उन्हें एक स्टिक काम करना पड़ गया। उन्होंने कहा ये प्लस्तर के ऊपर से खुरक केड़ी होती है। हाँ, मतलब कि प्लस्तर के ऊपर से खुजली कौन सी होती है भाई? खान साहब को होती है, हो सकती है, ठीक है, उनके लिए कुछ भी मुमकिन है ना यार, ठीक है। अब आप मेरा मतलब है कि लोगों को ये मेंशन करना पड़ गया कि भाई की करन दे हैं। फिर वो काला की सी वो डब्बा वो लेके जनाब मौसूफ जो हैं वो उन्होंने अजीबोगरीब किस्म का ड्रामा शुरू किया। खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। ऊपर वो अजीबोगरीब किस्म की चीज पे। लेकिन दादा आपने एक चीज नोटिस की थी, प्लस्तर सफेद रंग का नहीं था, नीले रंग का था। ये भी ब्रांडिंग का एक क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि खान का प्लस्तर है तो फिर नीले रंग का होगा। तो वो जो व्हील चेयर थी जिस पे बैठे हुए थे उसका कौन सा रंग था? ये हमें तो नजर ही नहीं आई, वो ऊपर ही बैठे थे। रेड व्हील चेयर भी तो छोड़ के भागे थे ना। हाँ वो भी, हाँ जी, हाँ जी। व्हील चेयर भी छोड़ के भागे, प्लस्तर भी उतर गया। इस तमाम दीदा दलेरी के साथ बोले गए झूठ के बावजूद भी अगर एक परसेप्शन कायम किया जा रहा है कि खान की 98% मकबूलियत है, इसका मतलब है कि ये बात करने वाले का कोई ज़ाती मफाद इसमें वाबस्ता। आज मैं एक ऐसी पार्टी से मिला हूँ जो इस बात पे रो रही थी कि सर आपको गाली निकालने के पहले मिलते थे 21 रुपए फी गाली। अच्छा, आपको और मुझे जो गालियाँ पड़ती हैं ना, 21 रुपए फी गाली। हाँ, वो गाली देते हैं, उसकी तस्वीर खींचते हैं, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया होता है, वहाँ पे भेजते हैं। तो 24 घंटे में रात 12 बजे तक जो आपने गालियाँ दी होती हैं उसका हिसाब होता था मल्टीप्लाई बाय 21, और वो पैसे इजी पैसा या जायज़ कैश से उसी वक्त ट्रांसफ़र भी हो जाते थे दिहाड़ीदार। ठीक है, अब अफराद कार चूँकि ज़्यादा आ गए हैं और आगे पैसे कम हैं, तो अब वो रेट कह रहा था कि इस दफ़ा उन्होंने 8 रुपए फी गाली लगाया। सर ये कोई ज़्यादती है। मैंने कहा मुझे सस्ती गालियाँ नहीं देनी, तो मैंने महंगी गालियाँ देनी, बल्कि ब्रांडेड गालियाँ देनी। रोजे आ रहे हैं तो रोजों में तो ज़्यादा, रोजे में तो ज़्यादा ये होगा। मैंने कहा मेरे तो गुनाह चढ़ रहे हैं। सही बात है, तो महंगी गाली होनी चाहिए। हाँ, रोजाना की 2-2.5 करोड़ गाली मुझे निकाल के यूथिये सोते हैं। हकीकतन। अच्छा, अगर मैं इसमें एक बात चिप इन करूँ, हमारे एक दोस्त हैं तो उन्होंने हमें बताया कि खान साहब का ना ज़मान पार्क में एक बकरा था, काले रंग का। रोजाना निकलते थे, वो एक ही बकरे का फोटो शूट होता था, खान साहब हाथ फेरते थे और उसको ले जाते थे, बांध देते थे और अगले दिन दोबारा उसको लेके आते थे खान साहब, फिर हाथ खींचते थे, कहीं नया बकरा आ गया, फिर तस्वीर बनती। कहता हम भी बड़ा परेशान, यार बकरा बदल लो, हम थोड़ा रंग रूंग करा लो। तो बकरा वही था। और जिस दिन इनकी फिर गिरफ्तारी हुई ना, तो वही बकरा बरामद हुआ। वैसे आपको कैसे पता कि वो बकरा था? हाँ, बकरी भी तो हो सकती। खान साहब बकरी का दूध पीने के शौकीन भी, उन्होंने बोला था बकरियां रखूंगा मैं। कारोबार करवा रहे थे। नहीं, वो लोगों को कारोबार करवा रहे थे ना, बकरियां रखें। ठीक। ले जी, अब बकरे के हम पॉजिटिव साइड के ऊपर आए। पाकिस्तानियों का और यूथियों का मैच है, सॉरी पाकिस्तान इंडिया का मैच है। अच्छा। तो उसके ऊपर कोई चिप इन करें? मेरा ख्याल है हमारी टीम के आजकल ना ज़रा थोड़े से हल्के दिन चल रहे हैं। पूरी ओवरऑल टीम जो है वो डाउन हुई है। ओके। तो
अगर मुख्तलिफ प्लेयर जैसे हमारे बाबर आजम साहब हैं, उनका भी बैड पैच चल रहा है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, बैकअप की ज़रूरत है। और इंडिया की टीम मैच हमेशा ऐसा होता है कि जिसमें अगर पाकिस्तान टीम जो है वो परफॉर्म ना भी कर रही हो तो कर जाया करती है, हकीकतन, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल। तो वी डू एक्सपेक्ट जी, हम पाकिस्तान के साथ हैं और तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, ये हम करेंगे भी आज। हाँ। अच्छा दादा, इसमें मुझे बताएं थोड़ा सा, क्योंकि आपका होराइजन बहुत बड़ा है, हाँ। आप नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पॉलिटिक्स देखते हैं, क्रिकेट की वापसी पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट है? मैं समझता हूँ कि इम्पैक्ट को तो एक साइड पे रख दें, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिस तरह इंडिया ने हमें आइसोलेट करने की कोशिश की, ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब होता है। जब उन्होंने चाबहार की बंदरगाह बना के और उसको अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया को एक्सेस देने की बात की, तो बेसिकली क्या था? बेसिकली एक तो पाकिस्तान को इनसर्कल करना था और दूसरा पाकिस्तान के इर्द गिर्द तमाम लोगों को अपने साथ मुआशी तौर पे जोड़ना था, ठीक है। और इंडिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर की उसमें सरमायाकारी की है, 250 मिलियन, 350 मिलियन, फिर 200 मिलियन, इस तरह करके ट्रंप साहब ने उसका रगड़ा ही निकाल दिया। उन्होंने कहा कि इसको ऑपरेट करने के बारे में कुछ सोचे भी ना। अब या तो इंडिया जो है वो ट्रंप साहब को कायल करे, और वो कायल हो भी जाते हैं, अच्छा। ठीक है, और या फिर इससे हाथ धोए। और ये जो हमें अफ़गानिस्तान वाले धमकियां लगा रहे थे कि अल्टरनेटिव रूट बन रहा है और हम तुम्हारी ऐसे तैसे, हमारी तुम्हारी से डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी, वो भी मेरा मतलब है कि नहीं, उनकी डिपेंडेंस हम पे ही रहेगी, वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे। तो ये वाला इंडिया का जो प्लान था, ये तो मैंने आपको बताया ना कि मुआशी लिहाज के ऊपर उन्होंने स्पोर्ट्स के हवाले से भी हमें आइसोलेट करने की कोशिश की। और क्रिकेट जो लिबर्टी चौक लाहौर के अंदर अटैक हुआ था श्रीलंका की टीम के अंदर, उससे इब्तदा हुई, और हर वो मैच, हर वो टूर्नामेंट जो पाकिस्तान को मिल रहा है वो इंडियंस कह के न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा पीसीबी ने अच्छा स्टैंड लिया है, बहुत अच्छा, और अपनी बात मनवाई है कि ठीक है, वो अगर हमारी तरफ नहीं आएंगे तो आइंदा हम भी उनकी तरफ नहीं जाएंगे। जो वहाँ पे कोई टूर्नामेंट होगा उसमें हमारे मैचेस भी जो होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात तय करवा ली। स्टैंड लेना चाहिए था पाकिस्तान को। उसके बाद क्रिकेट पाकिस्तान में आई है, दुनिया की तमाम टीमें आ रही हैं, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि अगर हमारी टीम को अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाते तो हमारे लिए ये भी एक कंसोलिंग कहते हैं, कन्विंसिंग, आई थिंक, नहीं, कंसोल जो होता है मतलब आपकी दिलजोई। जी बिल्कुल ठीक है, हमारी दिलजोई ये भी होगी कि हमारे यहाँ ये इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, फॉरेनर्स आ रहे हैं यहाँ पर हमारे में, क्या ज़र मुबादला आ रहा है, लोगों का ट्रस्ट का लेवल क्या बढ़ रहा है। ज़र मुबादला अभी ना भी आए, लेकिन फॉरेनर्स आ रहे हैं ना, तो मज़ीद आना शुरू हो जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह। और इसमें बहुत हद तक हमारी गवर्नमेंट का किरदार है और ये इदारों का। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा रोल प्ले किया है इसके अंदर, और जिस तरह उन्होंने चंद हफ्तों में, चंद दिनों में नेशनल स्टेडियम कराची और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर बनाया है, हमें उनसे गुजारिश करनी है कि देखिए पेशावर भी अपना ही है, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक स्टेडियम बन रहा है, अरबाब नियाज स्टेडियम। नाम बदलने का सुना नहीं, वो नाम नहीं बदला जा सकता, स्टे हो जाएगा कुछ दिनों में। हाँ, कोई अल्लाह का बंदा चला जाएगा, कम से कम हमारा पॉडकास्ट सुन के ही चला जाएगा। जब उन्होंने देखिए, जब केपी के हुकूमत की अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम जिंदा लोगों के नाम के ऊपर किसी सड़क का, किसी जगह का नाम नहीं रखेंगे, तो एक फिर खान साहब नू सजा याफ्ता मुजरम के नाम के ऊपर रखने का क्या लॉजिक बनता है? अभी तक तो सजा इन फील्ड है ना भाई। जी जी बिल्कुल। अभी उसकी अपील लगेगी, हो सकता है वो सजा मुअत्तल हो जाए, हो सकता है वो अपहेल्ड हो जाए, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, किसी को और कोई आर्गूमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। तो मेरा मतलब है अरबाब नियाज स्टेडियम है, वो भाईजान 11 साल से बनी जा रहा है, पता नहीं।
इधर उन्होंने 6 महीने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम नहीं सर, 118 दिनों में, 117 दिनों में, सॉरी माजरत के साथ 3 माह से भी कम अरसे में। तो भाईजान वही टीम वहाँ पे रवाना कर लगा दें वहीं पर जी, वो जाके अरबाब नियाज स्टेडियम बनाए, हम वहाँ पे भी अपने PSL के मैचेस रखें, इंटरनेशनल मैचेस रखें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जाते हुए क्योंकि हमारा ख़ास हम एक गाना करते हैं, लेकिन आज का गाना ना कुछ शहबाज गिल के ऊपर मेरा दिल चाह रहा करने का। ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी का एक रुझान उसने पैदा किया सोशल मीडिया पे, और मुझे लगता ऐसे है कि मैंने नोटिस किया कि उसने कुछ ख़ास ग्रुप बनाए हुए हैं कि जब उसको कोई चीज़ अटैक होती है ना, जो बंदा करता है, तो वो फिर उसके ऊपर एक ख़ास टीम लगाता है। तो शहबाज गिल के बारे में पहले आप कुछ अगर फरमाना चाहें। नहीं, मैंने क्या कहना है, देखिए मैंने बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर ना। जो बच्चों के साथ बचपन में गुजर जाती है ना, वो फिर सारी उम्र मुआशरे से उसका इंतकाम लेते हैं। अरे अल्लाह, मैं तरस आ रहा मुझे शहबाज गिल पे। अब जो है ना, मतलब वो काबिल तरस शख्सियत है, इसलिए मुझे उनसे हमदर्दी है। उनके साथ जो बचपन में हुई है, मैं इससे आगे कोई लफ्ज़ नहीं कहूँगा, जानते हैं लोग, अक्लमंद है। हुआ है उनके साथ कुछ? हाँ, तो जो इंटरनेट पे वीडियोस, सॉरी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, इन्फॉर्मेशन है, तस्वीरें चल रही हैं, वो केला खाते हुए उनको दिखा रहे हैं हॉस्पिटल में, और वो AI से बने हुए हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जो वो गाँव बताते हैं ना, अच्छा, गाँव में जो सिलसिला है दूर दराज थे, उनके नतीजे में जो एक वाक़या हुआ था, किसी खातून को जला के मार दिया गया था, तो वो उनके सारे लाशऊर के ऊपर है। मंटो ने एक फ़िक्रा कहा था, और मैंने आज से 50 साल पहले पढ़ा था, ठीक है। उसने कहा था कि शोधे और घटिया आदमी की पहचान ये होती है कि वो औरत की इज्जत नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सारी उम्र ऐसी शख्सियत की तलाश में रहा हूँ कि जो मंटो के इस फ़िक्रे पे पूरे उतरे। मैं शहबाज गिल साहब को सलूट करता हूँ कि वो इस फ़िक्रे पे पूरा उतरता है। सर वो मेरी बहन आसमा शिराजी हो, ठीक है, वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, वो जब भी किसी खातून के बारे में बोलता है, ज़ुबान खोलता है, गलाजत बरामद होती है उसके मुँह से, हकीकत, ठीक है ना। तो वो मंटो साहब का ये जो फ़िक्रा था, मुझे जो है वो मुजस्सम शक्ल के अंदर ये नज़र आती है। वैसे शहबाज गिल पे लिखा था उन्होंने, अगर आज लिखते तो आज मतलब जो मुजस्सम शक्ल में आया ना सामने, किरदार आप ढूंढते हैं ना कि ऐसा किरदार जो अफसाने में बयान किया गया है वो कहाँ पे है, तो मौसूफ। अच्छा, लेकिन एक बात मैं जाते जाते कह दूं, इनकी इंस्टिगेशन के बायस हमारी बहन आसमा शिराजी जो हैं उनको लाइफ थ्रेट है। तो मतलब कि इनके मुंह से किसी भी बहन, बेटी, माँ के बारे में अच्छी बात ना निकल सकने की तारीख़ी और नफ्सियाती वजूहात हैं, लेकिन हम अपनी बहनों को, बेटियों को इस जैसे दरिंदों के बिहाफ के ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि मुतल्लका हुकाम को इसका नोटिस लेना चाहिए, और ये जो थ्रेट अलर्ट जारी करने की बजाय उसके मदावे के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। दादा, फिर 1-2 गाने हम करते हैं छोटे से। एक तो हमारा क्रिकेट का मैच है कल, तो वो कौन सा वाला करें फिर? तुम जीतो या हारो सुनो। हाँ, क्रिकेट का ये है कि वो कल ख़त्म हो जाएगा मैच के तक जी। दूसरा जो है वो पूरा हफ्ता चलेगा। दूसरा तो फिर पूरा चलेगा। दूसरा आपको फिर शहबाज गिल साहब पे एक थोड़ा सा नया कलाम है, तो अगर आप उसमें चिप इन करेंगे तो और मजा आएगा। जी, अब हम गाने की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल। एक गिल्लू मोटा ताजा था जो गंदी बातें करता था, टीवी पे कहता फिरता था इमरानडू है नंबर 1, इमरानडू 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 नंबर 1। इम्मी ने मिलकर सोचा ये आवाम को देंगे धोखा, ये आवाम को डालेंगे घंटी और खाएंगे मिलकर मुल्क को। आवाम बड़ी सयानी थी, इम्मी की शामत आनी थी, फौरन उसको पहचान गई, इम्मी की समझो जान गई, और यूथ ये बने इमरानडू 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 नंबर 1। भाई वाह वाह वाह, आज मेरा मतलब क्रिएटिविटी टॉप पे थी। अच्छा, ये जो आपने इसमें गिल्लू डाला है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, बल्कि ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। गिल्लू ये क्योंकि आज गिल्लू की बात हुई है मंटो साहब से, तो हमने कहा आज हम शहबाज गिल को तो एक खराज तहसीन क्योंकि है तो वो नंबर 1। जी है नंबर 1, अपने शोबे का नंबर 1 है।
दादा आज हमारा पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो आपके साथ फिर बिल्कुल बिस्मिल्लाह। तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। यार ये जवाद भाई का शोभा है और उन्हीं की हमने नकल की है। जवाद भाई जरा माइंड ना कीजिएगा, लेकिन ये है कि आपने तो माहौल बना दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने हमने उनसे उधार लिया है। हम तो उनके फैन में और वो क्या कहते हैं हदी खान में शामिल हैं जवाद भाई के, और उनका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी गुलकारी को अगर ख़त्म भी हो जाए तो ये गाना उनको अमर रखने के लिए काफ़ी है। ये वाला जो नगमा, ये तराना कह ले, कौमी तराना कह ले या क्रिकेट का सॉन्ग कह ले, ये जवाद भाई को अमर रखने के लिए काफ़ी। दादा फिर जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद।